नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिकी सहायता पर मचे घमासान की, राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की। देखेंगे महाकुंभ पर कैसे घिरती जा रही है योगी सरकार, नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ पर कैसे घिरी बीजेपी सरकार। जानेंगे महाराष्ट्र में शिंदे ने क्यों दी सरकार को चेतावनी, और बुलेटिन के आखिर में बात दहेज एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अप्रवासी भारतीयों को पनामा भेजने के मामले पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा पीएम को नहीं है देशवासियों की फिक्र। 24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र, 3 दिनों तक चलेगा सत्र। अरविंद सिंह लवली होंगे प्रोटेम स्पीकर। हाथरस भगदड़ मामला, राज्य सरकार को सौंपी गई न्यायिक जांच की रिपोर्ट, भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 424 अंकों की गिरावट के साथ 75,311 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 117 अंकों की गिरावट के साथ 22,795 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला और मोदी सरकार ने उसे सच मान लिया। हिंदुस्तानियों के अपमान पर शांत रहने वाली मोदी सरकार ट्रंप के झूठे बयान को लेकर हिंदुस्तान में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी। ट्रंप ने जो कहा उसके दावे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से हाल ही में कई विदेशी सहायता परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा की गई। इनमें से एक विवादित प्रोजेक्ट था। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की सहायता को रद्द किया जा रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है, हम उसे सहायता क्यों दें। ट्रंप के दावे के बाद भारत में सियासी टकराव तेज हो गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन अब इसकी हकीकत कुछ और ही निकली है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की ये फंडिंग हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। ये सहायता 2022 में बांग्लादेश के लिए थी। $21 मिलियन USAID यानी अमर वोटर अमर मेरा वोट मेरा प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी, जिसके बाद में नागरिक प्रोग्राम में बदल दिया गया। ये मदद विशेष रूप से जनवरी 2024 में हुए आम चुनावों से पहले दी गई थी। दावा किया गया था कि अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो जाए, यानी जो मदद बांग्लादेश को दी गई ट्रंप ने उसे हिंदुस्तान से जोड़ दिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुनिए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। पवन खेड़ा ने कई सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई ये है कि USAID के ये $21 मिलियन बांग्लादेश के NGOs को गए हैं। एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में $21 मिलियन आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता नहीं है। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ट्रंप के बयान से अब बीजेपी ही फंस गई है। मोदी सरकार से कांग्रेस सवाल कर रही है तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार 2-3 लोगों के फायदे की नीतियां बना रही है। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। 2 दिन के अपने दौरे में राहुल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, साथ ही पीएम पर आरोप भी लगाए। राहुल ने कहा कि सरकार देश के 2-3 बड़े अरबपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, जहां वे डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। अमेरिका में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में प्रश्न किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे व्यक्तिगत मामला बताकर टाल दिया। उन्होंने अडानी के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस मामले को व्यक्तिगत बता रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अलग अलग संगठनों के लोगों से मुलाकात की।
कोई अनुसूचित जाति से संबंधित था, तो कोई पिछड़ा वर्ग से, तो कोई शिक्षा से संबंधित आए थे। अल्पसंख्यक लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। स्कूल के बच्चे भी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने स्कूली बच्चों से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि हम हर समय तैयार हैं, कोई भी बड़ा मामला है तो उसको संसद में भी उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद डलमऊ क्षेत्र के वीरा गोविंदपुर गांव पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। गोविंदपुर गांव में लगी अमर शहीद वीर पासी की प्रतिमा पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण कर लोकार्पण किया। वहीं बगल में बनी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माला पहनाई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पासी ने राहुल गांधी को एक मांग पत्र सौंपा। इस पर राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि मूर्ति को बनाने में कितना खर्च आया, अंबेडकर जी की मूर्ति छोटी क्यों है। इस पर समिति के लोगों ने कहा कि बजट के हिसाब से बना दिया, बाकी आप मदद करें। राहुल गांधी का काफिला इसके बाद लालगंज के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में पहुंचा, जहां उन्होंने रेल फैक्ट्री के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। राहुल का ये दौरा बता रहा है कि वो अभी से 2027 यूपी विधानसभा की तैयारियों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे ने बीजेपी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, तो टेंशन इस वक्त सीएम योगी की प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ ने भी बढ़ा रखी है। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब समाप्त होने वाला है। प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि महाकुंभ अपने तय समय यानी कि 26 फरवरी तक ही चलेगा। इस बार महाकुंभ में जिस तरह की अव्यवस्थाएं दिखाई दी, उससे सरकार बुरी तरह से घिरती दिख रही है। अब संगम के पानी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे नहाने योग्य नहीं माना गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी में एक रिपोर्ट देकर बताया कि प्रयागराज संगम का पानी नहाने के योग्य नहीं है। इसके बाद 18 फरवरी को यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट दायर कर कहा कि महाकुंभ में 6 पॉइंटों में से सिर्फ शास्त्री ब्रिज के नीचे पानी की गुणवत्ता थोड़ी बहुत सही नहीं है और इसके जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। पानी नहाने के योग्य है। हालांकि एनजीटी ने यूपीपीसीबी की रिपोर्ट पर नाराजगी दिखाई और 28 फरवरी को विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गंगा के पानी में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा के बाद योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथ ही साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद अब गंगा के पानी को साफ करने की कोशिश तेज हो गई है। कानपुर बैराज से लगातार गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है। महाकुंभ प्रशासन का कहना है कि गंगा में पानी कम हो गया है। कई स्थानों पर यह शिकायत आ रही थी कि पानी घुटनों के नीचे पहुंच गया है, जिस कारण भक्त डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए पानी का लेवल सही करने के लिए कानपुर बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। 18 फरवरी को 12,990 क्यूसेक और फिर 19 फरवरी को 13,500 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा गया। 20 और 21 फरवरी को भी पानी छोड़ा गया है। इसके बाद संगम के जलस्तर में सुधार होने के साथ ही पानी की गुणवत्ता में भी सुधार दिखाई दे रहा है। इस बीच वीकेंड पर एक बार फिर से संगम पहुंचने वालों की संख्या में बढ़ने की संभावना बन रही है। इसके लिए महाकुंभ प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और लोगों को 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार अब बैकफुट पर है और संगम के पानी में प्रदूषण कम करने में जुट गई है। तो हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में कई लोगों की जान जाने के मामले में भी सरकार घिरती दिख रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि रेल मंत्रालय ने भगदड़ से जुड़े सारे वीडियोस डिलीट करने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस का दावा है कि भगदड़ से जुड़ी वीडियोस को हटाने के लिए रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और साथ ही वीडियोस को हटाने के लिए 36 घंटों की डेडलाइन भी जारी कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि रेल मंत्री अपनी गलतियों पर पर्दा डालने और नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आए हैं। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आदेश दिया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के सारे वीडियोस 36 घंटे में हटा दिए जाएं। ये साफ तौर से अपनी जिम्मेदारी से भागना है, अपनी नाकामी छिपाना है। कहां रेल मंत्री को इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, उल्टा वो वीडियो डिलीट कराने में लगे हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक है। रेल मंत्री ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो यात्रियों को सुरक्षित सफर और सुविधाएं देने में बुरी तरह से फेल रहे हैं। रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यानी देखा जाए तो दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। अब मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा।
भगदड़ की वीडियो और तस्वीर हटाने के आदेश ने उल्टा मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल इस समय महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद महायुति में मची तकरार को लेकर भी उठ रहे हैं। शिंदे सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम से दूरी बनाते जा रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसे बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में खटपट चल रही है। शिंदे लगातार बीजेपी को तल्ख तेवर दिखा रही हैं और इस बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले। शिंदे ने आगे कहा, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। अब शिंदे के बयान ने सियासत को गरमा दिया है और सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर उनका इशारा किस तरफ था। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद से महायुति में टकराव देखने को मिल रहा है। शिंदे और फडणवीस में काफी वक्त से तनाव देखा जा रहा है। शिंदे अब फडणवीस के कार्यक्रमों से दूरी बनाते जा रहे हैं, तो वहीं फडणवीस शिंदे की कई योजनाओं को रद्द करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। महायुति में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है, जिसके चलते सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो वहीं दूरदर्शन के एक फैसले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान पर बनी बायोपिक को दूरदर्शन ने दिखाने से मना कर दिया है। तो आखिर इस विवाद की क्या है असली वजह, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन अब एक बार फिर सर सैयद का नाम चर्चाओं में है और चर्चा की वजह है उन पर बनी एक बायोपिक। इस बायोपिक को इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तो रिलीज किया गया है, लेकिन डीडी नेशनल ने इसे प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने से इनकार कर दिया है। बायोपिक का नाम सर सैयद अहमद खान द मसीहा है। दूरदर्शन के इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए फिल्म के निर्माता का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे डीडी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के प्रोडक्शन हाउस डार्क हाउस प्रोडक्शंस को लिखे अपने पत्र में प्रसार भारती के कार्यक्रम कार्यकारी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुझे आपको ये सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सर सैयद अहमद खान पर आधारित कार्यक्रम की पेशकश करने वाला आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। प्रसार भारती ओटीटी आने वाले प्लेटफॉर्म पर रेवेन्यू शेयरिंग मोड के तहत प्रसारण स्ट्रीम के लिए योग्य नहीं हो सका। दूरदर्शन के इस जवाब के बाद निर्माता शोएब चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने डीडी के लिए जो धारावाहिक बनाया था वो डीडी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चला। ये चौंकाने वाला है कि एक प्रमुख सुधारवादी और शिक्षाविद सर सैयद पर मेरी बायोपिक राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए क्वालिफाई करने में फेल रही। ऐसा लगता है कि डीडी ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मेरे प्रपोजल को कैंसिल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की मीडिया पॉलिसी में बदलाव हो रहा है? क्या इतिहास और विचारधारा को लेकर सेंसरशिप लागू की जा रही है? अब देखना होगा कि यह मामला यहीं थमता है या फिर इसमें कोई नया मोड़ सामने आता है। और बुलेटिन के आखिर में बात दहेज एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आमतौर पर माना जाता है कि सेक्शन 498 दहेज की मांग पर लगता है और अगर दहेज की मांग नहीं की गई तो ऐसे केस में महिला के पति और परिवार वाले बच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेक्शन 498 महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए है। अगर दहेज की डिमांड भी नहीं होती है तब भी महिला की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ 498 की कार्रवाई हो सकती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच ने सेक्शन 498 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 498 महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए है। ये सिर्फ दहेज उत्पीड़न को लेकर नहीं है। अगर दहेज की मांग ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं लेकिन महिला के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो फिर उनके
के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस सेक्शन के तहत क्रूरता की परिभाषा तय करने के लिए दहेज की मांग करना ही जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने एटी राव के खिलाफ 498A की कार्रवाई को इसीलिए खारिज कर दिया था क्योंकि राव ने अपनी पत्नी से दहेज नहीं मांगा था। एटी राव पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप था। इसके अलावा राव ने अपनी पत्नी को ससुराल से निकाल दिया था। राव की पत्नी का कहना था कि उसने कई बार ससुराल वापस आने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। इसके बाद पत्नी ने पुलिस का रुख किया और जांच के बाद राव और उनकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने आरोपियों की इस दलील को मंजूर कर लिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप में आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध नहीं बनता क्योंकि ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने दहेज के लिए पत्नी को परेशान किया। इसके बाद पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। दरअसल अभी तक ये माना जाता था कि सेक्शन 498A दहेज की मांग पर लगता है। दहेज की मांग नहीं की गई तो फिर ऐसे केस से महिला के पति और परिवार वाले बच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर महिला का उत्पीड़न होता है तो 498A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।